हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दास स्टडी आश्रम टीएसए पर। दोस्तों हम एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस लेकर के चल रहे हैं ईवीएस का। और लास्ट वीडियो में हमने तो पारिवारिक उत्सव के बारे में देखा था। आज हम उसी की अगली लाइन मनोरंजन के साधन, अगला चैप्टर जो है मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली प्ले। आज त्यौहार का दिन है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। बस ध्यान लगा करके पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। हम आज देखेंगे मनोरंजन के साधन क्या क्या होते हैं। मनोरंजन के साधन में देखते हैं कि इसमें मनोरंजन के साधन में सबसे पहले क्या बात करें। मनोरंजन का साधन है तो किताबें, ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है कि मनोरंजन के साधन में किताबें हैं, कहानियाँ हैं, कठपुतली है। अब मनोरंजन के साधन में आप बहुत सारे डीप मत जाइए, जितना इसमें दिया बस हमें उतना ही पढ़ना है कि किताबें और कहानियों, कठपुतली के बारे में हमें देखना है। ये क्लास 12 है, इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जा कर के देखिएगा। हम देखेंगे किताबों के बारे में क्या कहा गया है। तो किताबें लिखित पन्नों का एक संग्रह होता है। किताबें क्या होती है? एक लिखित पन्नों का संग्रह। जाहिर सी बात है कि आप चार पन्ने अलग अलग हैं, देखिए तो वही चीज़ें चार पन्ने अलग अलग रखे हैं तो वो किताबें नहीं है, किताब नहीं कहलाती। अगर उनको एक बाइंडिंग करके रख दीजिए तो वो किताबें हैं। डिजिटल पुस्तक की बात करते हैं वहीं तो ई पुस्तक या ई बुक कहते हैं। आजकल तो देखिए सही हर जगह जो है तो ई बुक में जो कोचिंग सेंटर वगैरह है तो सब ई बुक तैयार करके आपके पास भेज रहे हैं डिजिटली। और वहीं जो हाथों से लिखी पुस्तक होती हैं, हस्तलिखित पुस्तकें जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? पांडुलिपियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किताब अगर आपके सिलेबस में किताब है तो आप पांडुलिपियों के बारे में जानिए कि पांडुलिपियाँ वही होती हैं जो हाथों से लिखी जाती हैं। जैसे आप ये हाथों से लिखा हुआ है, ये पांडुलिपियाँ ही हैं। देखिए हम भी जैसे आप ये हाथों से लिखा हुआ है तो ये एक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार करके रखता है, माइंड में प्लेसमेंट याद रहता है कि हमने क्या लिखा था वो। देखिए ज़्यादा दिन तक याद रखना है तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाते रहिए। जिस स्थान पर बहुत सी पुस्तकों को व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से रखा गया हो उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। देखिए पुस्तकालय की बात करें अगर तो सबसे बड़ा पुस्तकालय या सबसे पुराना पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में ही था। नालंदा विश्वविद्यालय वही है बिहार वाला जिसने बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दिया था। लगभग 1 महीने तक आग जली थी, इतनी सारी पुस्तकें वहाँ पे रखी थी, बताइए। आज उसी के नाम पे बख्तियारपुर, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या उसके नाम पे जगहों का नाम है। और पता नहीं कितनी किताबें, कितने ज्ञानी लोगों को हमारे रास्ता दिखाने वाली पुस्तकों को जला करके ध्वस्त कर दिया गया था। अगर वो पुस्तकें होती तो हो सकता था कि हमारा इतिहास कुछ और भी होता आज। कहानी की बात करते हैं, वहीं हमारे सिलेबस में कहानी भी है आगे। कहानी साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है। जो साहित्य है उसमें सबसे पुरानी विधा क्या है? कहानी ही है। उन सभी विधाओं में से सबसे पुरानी कौन सी है? कहानी है। प्राचीन कालों में कहानियों को कथा कहते थे, कथा ही है। आख्यायिका कहते थे, आख्यायिका। गल्प आदि कहते हैं। देखिए गल्प जो है तो गल्प को बंगला भाषा में कहते हैं। हिंदी का विकास अगर माना जाए तो बंगला माध्यम जो है तो बंगला भाषा से ही होकर के डाइवर्ट होकर के हिंदी में आता है, ऐसा माना जाता है। इसके ये जो गल्प जो है तो ये बंगाली भाषा है। साहित्य में अब अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। अब नहीं, तब भी थी और अब भी है। प्राचीन कहानी की बात करते हैं। प्राचीन कथा जो है तो आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई प्राचीन कथा से। अब जो आधुनिक हिंदी है वो बहुत ही भिन्न है। देखिए अपनी शैली हो गई, अपना स्थिति हो गया, कथा वस्तु सार जो है वो सारी चीज़ें में धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें क्या हो गई? बदलती रही। कहानी के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारा प्रयास है कि आपको ये कंप्लीट सिलेबस वाइज दिया जाए और कंप्लीटली थ्योरी दी जाए। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है थ्योरी में तो आपको सब कुछ आ जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर ना भी लगाएं इसमें से, तो अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो आप लगा ही लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखते हैं हम कथा वस्तु क्या है इसमें। कहानी के मुख्यतः 6 तत्व हैं। उस 6 तत्वों में हम देख रहे हैं कि कथा वस्तु हो गई, चरित्र चित्रण है, संवाद है, देश काल, वातावरण, उद्देश्य वगैरह 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 हैं इसमें। तो हम कथा वस्तु के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कथा वस्तु सबसे पहले देखते हैं कि जीवन की भिन्न भिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है कथा वस्तु। कथा ही देखी जा रही है कि जो कहानी है उसमें क्या क्या है, सार क्या है, कहाँ कहाँ से लिया जा रहा है, उसमें किस तरह की चीज़ें उसमें डाली जा रही है। तो इसके स्रोत जो होते हैं कथा वस्तु के, तो पुराण है। पुराण कितने होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि पुराण कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, महाभारत में कितने श्लोक हैं, रामायण में कितने हैं। तो पुराण और इतिहास और राजनीतिक समाज इसमें से इतिहासकारों ने, जो कहानीकारों ने चुनाव करता है इस कथा का। इन सभी जगहों से जो कंटेंट इकट्ठा करता है वो, जैसे हम आप देखिए कि हम कई जगहों से ढूंढ करके या खुद के इसमें से विचार को व्यक्त करके हमने ये जो नोट्स बनाए हैं। इस तरह से जो कहानीकार होते हैं तो चुनाव
क्या करता है कि वो चुनाव करता है बहुत सारे, वो यही कथा वस्तु है। जो आज के ज़माने में जो कंटेंट कहते हैं ना, वो चीज़ कथा वस्तु होती है। चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो कहानी की बात करिए अगर, तो कहानी एक व्यक्ति जो होता है, कहानी चरित्र या पात्र कहलाता है। जो कहानी में चरित्र होता है, एक पात्र कहलाता है, वही उसी का चरित्र चित्रण होता है, उसी के चरित्र के बारे में बताया जाता है, वही चरित्र चित्रण है। संवाद की बात करें तो संवाद से कहानी के पात्र जो है तो संजीव स्वाभाविक बन जाता है। संजीव यानी जीव हो जाता है। संवाद से ही कहानी का संजीव वो स्वाभाविक रूप से होता है, बन जाता है संवाद के माध्यम से। देश काल की बात करें वहीं तो देश काल वातावरण की, देश काल वातावरण में क्या है कि चाहे देश काल कहें या अपने वातावरण की बात करते हैं तो कहानी देश काल की उपज होती है। देखिए कहानी जो होती है तो आप कहें कि हमारी संस्कृति, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण, आसपास की चीज़ें हैं हमारे, तो भौगोलिक क्षेत्र का एक वर्णन किया जाता है जो हमारे आसपास का। जो कहानी होती है तो कहानी देखिए अगर यहाँ की कहानीकार है तो अपने देश के बारे में ही लिखेगा, यहीं की कहानियों के बारे में वर्णन करेगा। तो ये चीज़ तो वातावरण से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये कहानी के मुख्य तत्व हो गए। उद्देश्य की बात करें तो वहीं कथा वस्तु हो गई, ये देश काल वातावरण हो गया। चरित्र चित्रण है, देखिए संवाद है, देखिए कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण हो गया। वहीं आगे चल करके उद्देश्य और शैली की बात करता है। तो उद्देश्य तो कहानी के आवरण में ही उद्देश्य छिपा होता है। देखिए उद्देश्य होता है अगर आपको कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें कहानियों में मिली जा रही है, आपको शिक्षाप्रद कहानी है, तो उसके पीछे सार छुपा होता है कि आपको इसमें ये ज्ञान मिलेगा। आप और पूरा कौतूहल रूप में आप नहीं जान सकते, लेकिन होल चीज़ें, जो संपूर्ण चीज़ें आप उसको पढ़ेंगे तो उसका सार तत्व तो आपके अंदर जरूर ग्रहण होगा, उससे आपको शिक्षा प्राप्त होगी, उसका वही मूल उद्देश्य होता है। शैली की बात करते हैं वही तो शैली जो होती है तो किस तरह से आप, शैली ही है, देखिए कहानी को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण है ये। कहानी को क्या करता है, सुसज्जित करने वाला, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप देखिए ये एक शैली हो गया, आपका ढंग हो गया। इसका संबंध कहानीकार जो है आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों में रखते हैं। शैली का जो मतलब है तो कहानी के अंदर जो शैली है उसमें व्यक्त करने लिखने का है, और फिर उसमें जो पढ़ने वाला होता है, जो ग्रहण करने वाला होता है, उसमें भी छिपा होता है कि आप किस तरह से ग्रहण करते हैं, वो किस तरह से व्यक्त करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शैली है। कहानी ने अंग्रेजी से ले करके हिंदी तक की यात्रा जो है तो बंगला से सफल की। देखिए हमने बताया था आपको कि ये गल्प जो होता है तो वो बंगला भाषा का है, और वहीं अंग्रेजी से लेकर के ये माध्यम बना, और यहाँ से आकर के क्या हुआ, गल्प से बंगला की भाषा से बगल से होकर के आया, माने डाइवर्ट होकर के आया। हमारे देश में कहानी की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। देखिए हमारे पुराने ज़माने में ही कहानियों की बड़ी परंपरा रही है, प्राचीन काल में ही सदियों से ही चली आ रही है। राजा महाराजाओं, वीर राजाओं, शौर्य प्रेम के बारे में, उनके सहस्त्र वीरता के बारे में जो है तो कहानियों में वर्णन किया जाता था। उनके राज दरबारों में कहानीकार बैठते थे, कवि थे, उनका वर्णन करते थे। देखिए कुछ हम कहानीकारों के और उनके कहानी संग्रह के बारे में वर्णन करेंगे, बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद भी एक कहानीकार हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद क्या हैं, कहानीकार हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी के देखिए कौन कौन से कहानी संग्रह है उनका। पंच परमेश्वर है, बेटे वाली विधवा है, तो आप सज्जनता का दंड है, ईश्वरी न्याय हो गया, ईदगाह हो गई, पूस की रात हो गई। इसमें एक आप ट्रिक बनाइए, अगर आप ट्रिक बनाते हैं देखिए ऐसे बनाइए कि मुंशी प्रेमचंद, पंच परमेश्वर तो याद ही है आपको। देखिए तो पंच परमेश्वर जो है तो बेटों वाली विधवा, जो पंच परमेश्वर क्या करते हैं, बेटों वाली विधवा को सज्जनता का दंड सुनाते हैं और ईश्वरी न्याय कर देते हैं। क्या करते हैं, ईश्वरी न्याय करते हैं। पंच परमेश्वर बेटों वाली विधवा को सज्जनता का दंड सुनाएंगे और ईश्वरी न्याय करते हैं। दंड सुनाएंगे तभी तो ईश्वरी न्याय होगा। तो कौन क्या है, मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जो हैं तो बेटों वाली विधवा को सज्जनता का दंड सुना करके ईश्वरी न्याय करते हैं। वहीं ईदगाह जो है उसी को याद रखिए। ये यहाँ तक एक ट्रिक हो गई, पंच परमेश्वर बेटों वाली विधवा को सज्जनता का दंड सुना करके ईश्वरी न्याय करते हैं। वहीं आगे देखते हैं तो ये मुंशी प्रेमचंद फिर क्या कहते हैं कि ईदगाह जो है तो पूस की रात में शतरंज खेलता है। प्रेमचंद क्या कह रहे हैं कि ईदगाह पूस की रात में शतरंज खेलता है। तो ईदगाह पूस की रात में शतरंज खेलता है, तो ये भी ध्यान रहेगा। देखिए अगर इस तरह से याद कर, अगर आप अलग अलग से याद करेंगे तो वो ज़रूर भूल जाएगा। अगर आप कहानी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको भूलना है। और ये ऐसी कहानियाँ हैं कि हर बार ये पेपर में पूछा जा रहा है। तो देखिए पंच परमेश्वर
ऐसे आप बंद करके देखिएगा कि पंच परमेश्वर बेटों वाली विधवा को दंड सुना करके ईश्वरीय न्याय करते हैं। फिर आगे चल करके देखिए कि ईदगाह है, तो प्रेमचंद कहते हैं कि ईदगाह जो है तो पूस की रात में शतरंज खेलता है। तो आप एक एक शब्द, पूस की रात हो गई, शतरंज का खिलाड़ी, तो वो मुंशी प्रेमचंद याद रहेगा। अब हम चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी की ओर। जयशंकर प्रसाद के बारे में देखिए, इनमें से ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ट्रिक आप कुछ खास बना नहीं सकते, लेकिन कुछ हमने सोचा है तो आप देखिएगा क्या है इसमें। ग्राम में देखिए, ग्राम में जाएंगे तो तभी छाया मिलेगी, और जैसे ही आकाश की ओर देखते हैं तो इंद्रजाल, इंद्रधनुष फैलता है ना, ग्राम में जाएंगे तो छाया तभी मिलेगी जब आप ग्राम में जाते हैं। और जैसे ही आकाश दीप है ना, आकाश में देखते हैं तभी क्या होता है, इंद्रजाल दिखता है। इंद्रजाल का मतलब आप इंद्रधनुष से रखिए तो याद रहेगा कि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ग्राम में जाएंगे तो छाया मिलेगी और आकाश की ओर देखेंगे तो इंद्रजाल देखने के लिए मिलेगा। तो आप ऐसे करके रिलेट करके देखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, आप ये बिखरे मोती, पानी, पापी पेट, इनका तो और बहुत सारा है, इनके भी ट्रिक हमने बनाई थी, लेकिन ये कहाँ बाकी की ओर जो है तो बचपन की हो गई, बेटी हो गई, और वही बिखरे मोती, पानी पेट हो गया, इनके और बहुत सारे हैं। तो उनको सबको छोड़ करके ये, क्योंकि ये कहानी नहीं है उनके, और कुछ है वो, तो नाटक हो गया, एकांकी हो गया, कविता हो गई, तो उनको हम छोड़ते हैं। इसमें सिर्फ कहानी हम ले करके चल रहे हैं। तो देखते हैं कि बिखरे मोती पानी पेट में, पापी पेट में, माफ़ करिएगा, पापी पेट में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये हैं, तो चौहान है ये, राजा महाराजा के घर की ही सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ये ऐसा करके रिलेट करिए कि ये बिखरे हुए मोती हैं, और ये बिखरे हुए मोती पड़े हैं इनके पास, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, तो पापी पेट कह रही, बिखरे हुए मोती हैं पर पापी पेट है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को देखिएगा, इसकी बिखरे हुए मोती, पापी पेट, आप अपने इसको बंद करके रखिए, और फिर से याद रखिए कि मुंशी प्रेमचंद का जो है तो पंच परमेश्वर हो गया, विधवा वाली बेटा हो गया, विधवा वाली बेटों को दंड सुना करके ईश्वरीय न्याय करते हैं, और कहते हैं कि ईदगाह जो है तो पूस की रात में शतरंज खेलता है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ग्राम में जाएंगे और आकाश में देखेंगे तो इंद्रजाल दिखेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि अब देखिए, राजा महाराजा के घर से रिलेट कर लीजिए इनको, तो इनके पास बिखरे हुए मोती पड़े हैं, लेकिन पापी पेट के पास खाना नहीं है। अब आइए जाइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, गजानंद देवी। तो सुकुल हो गया, चतुर चमार हो गया, तो ऐसे करिए कि एक सुकुल हो गया, एक चतुर चमार हो गया, और एक गजानंद यानी गजानंद हो गया, बहुत भारी है, गजानंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, त्रिपाठी हैं, तो त्रिपाठी क्या कहते हैं, सुकुल की बीवी है, सुकुल की बीवी, और साथ में चतुर चमारी हो गया, चतुरी चमार हो गया, चतुर चमार हो गया, और फिर एक आगे चल करके गजानंद देवी हो गया। तो 3 इनका भी हो गया कि त्रिपाठी हैं, सुकुल की बीवी की बात करते हैं, चतुरी चमार की बात करते हैं, और गजानंद देवी की बात करते हैं। देखिए, मुक्तिबोध की बात करते हैं तो इनमें कुछ है नहीं, काठ का सपना, मुक्तिबोध, ये पूछा गया, इसीलिए हम इसको इंक्लूड करके रखें कि आप भी इसको देखते रहिएगा। दोस्तों, ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने परिवार से जुड़िएगा। किताबें हम देखते हैं कुछ किताबों के बारे में कि कालिदास, हम किताबें देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से आपको ये सिर्फ जीके में ही काम नहीं करेगा, देखिएगा, ये सिर्फ ईवीएस में काम नहीं करेगा। ये अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट लिए हैं, इसमें माफ़ करिए संस्कृत लैंग्वेज है आपका अगर, तो उसमें भी ये काम देगा, क्योंकि कालिदास जो है तो सर्वाधिक यही पूछा जाता है। इसमें हम रघुवंशम और कुमार संभवम की बात करते हैं, तो रघुवंशम में 19 सर्ग होते हैं, कालिदास का रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया। देखिए, इनको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी आपको, इसको याद करना ही करना है आपको, इसको कभी भूल नहीं सकते, आपको इसको करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि आप इसे याद ना करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप 1 नंबर पीछे जा रहे हैं। तो कालिदास, इनमें ये जो रचनाएं हैं इनको याद जरूर करिए। कालिदास की कौन कौन सी है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। देखिए, रघुवंशम, कुमार संभवम ये महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये क्या है, ये जो है तो खंड काव्य में आएंगे, माफ़ करिए नाटक में आएंगे। ये क्या है, ये नाटक, और ये दोनों क्या है, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारम, मेघदूतम ऋतु संहारम जो है तो ये खंड काव्य में आएंगे। तो कालिदास की रचना आपको देखना है रघुवंशम, इसमें जो है तो 19 सर्ग होते हैं।
कुमार संभव में 17 सर्ग होते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है। विक्रमोर्वशीयम नाटक है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। और मेघदूतम और ऋतु संहारम जो है तो एक खंड काव्य है। इनको याद कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए कॉपी में, अगर याद है तो अच्छी बात है। वाल्मीकि की बात करते हैं तो वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखा था। देखिए रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। जहाँ लंका कांड रामचरितमानस में लिखा गया है तो वहीं वाल्मीकि में जो है तो युद्ध कांड लिखा गया है। वाल्मीकि में 7 कांड की बात करते हैं। वाल्मीकि में 24 सहस्त्री 24,000 श्लोक हैं महाभारत में। वहीं महाभारत की बात करते हैं, सहस्त्र संहिता कहा जाता है इसमें। सहस्त्र संहिता मतलब 1,00,000 100,000 की बात करता है ये। देखिए दंडी की कुछ बात करते हैं, दंडी के बारे में। ये सिर्फ सब किताबें हैं देखिए, और बहुत ही IMP किताबें हैं इसमें। वर्ग 2 में देखिएगा कि जितनी किताबें हमने लिए हैं इसमें से सारी की सारी किताबें ये वर्ग 2 में पूछी गई थी। लास्ट वर्ग 1 और वर्ग 2 में, लास्ट ईयर में ये वर्ग 1 और वर्ग 2 में दोनों में पूछी गई हैं। ना कहें कि एक आध कुछ अलग से इसमें जुड़ा हुआ, बाकी जितनी किताब पुस्तकें हैं इसमें हर एक कोई न कोई पेपर में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। कि दंडी की कौन सी है, तो दंडी से आप दंड किसको देते, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार यानी मान लीजिए कि 10 कुमार है, 10 सिर वाला है तो 10 सिर वाला दंड दे सकता है। तो दंडी का मतलब हो गया 10 कुमार चरितम। या फिर दंडी से तो 10 से आप रिलेट कर लीजिए, 10 से 10 तो 10 से 10 हो गया, ऐसे करके याद रखिए। बाणभट्ट की बात करते हैं तो बाणभट्ट में इसमें कोई ट्रिक नहीं। देखिए कादम्बरी हर्षचरितम, बाणभट्ट को याद करना ही चाहिए आपको। बाणभट्ट की हो गई, कादम्बरी हो गई, हर्षचरितम हो गया। ये 2 है, ये देखिएगा कादम्बरी अलग है और हर्षचरितम एक अलग है बाणभट्ट की। बाणभट्ट की रचना कौन सी है, कादम्बरी है, हर्षचरितम है। जयदेव की बात करते हैं वहीं तो गीत गोविंद। देखिए ऐसे करके आप गाएंगे कि आप गोविंद का गीत गाते हैं तो जय जयकार होने लगता है। तो जैसे ही गोविंद का यानी भगवान हो गए, भगवान का आप गीत गाते हैं, गीत गोविंद करके करते हैं तो जय जयकार होने लगती है। तो जयदेव की क्या हो गई, गोविंद हो गई। अब देखिए पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाताल विजयम है, इसको तो आप ट्रिक नहीं बना सकते क्योंकि इसमें ट्रिक बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। अगर आप संस्कृत भाषा लिए हुए हैं तो उसमें आपको तो ये तो अष्टाध्यायी याद रखना है, क्योंकि व्याकरण का ये तो ग्रंथ कहा जाता है अष्टाध्यायी को। इसमें 3800 या 4000 लगभग इसमें सूत्र हैं, 8 पाद हैं इसमें, 8 पाद हैं शायद इसमें, माफ़ करिएगा शायद नहीं, कन्फर्म है 8 पाद हैं। तो अष्टाध्यायी पाताल विजयम ये 2 उनका पाणिनि का है। जो ये पाणिनि जी जो हैं तो ये संस्कृत के जन्मदाता कहे जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता हैं। इनके अष्टाध्यायी में लगभग 4000 श्लोक है, तो 4000 सूत्र हैं। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त से मुद्रा राक्षस याद रखिए। विशाखा दत्त तो आप मुद्रा राक्षस इसलिए कि ऐसे रिलेट करिए कि विशाखा यानी विशाल, विशाल से मुद्रा राक्षस। तो विशाल कौन होता है, राक्षस होता है। तो विशाल तो विशाखा दत्त जो है तो मुद्रा राक्षस हो गया। क्षेमेंद्र, देखिए ये क्षेमेंद्र भी आए थे पिछले वर्ष। तो क्षेमेंद्र में रामायण मंजरी, भरत मंजरी, इसको ऐसे करके याद रखिए क्षेमेंद्र। तो या फिर क्षेमेंद्र ऐसा है कि क्षेमेंद्र का मतलब कि ये रिलेट करिए कि क्षमा कौन करता है। तो क्षमा सिर्फ आप देखिए कि ज़्यादातर जो है तो भगवान करते हैं। रामायण है, रामायण की बात करता है तो मंजरी, रामायण मंजरी में क्षेमेंद्र की रचना है, तो की पुस्तक है। शूद्रक, शूद्रक जो है तो मृक्ष कटकम, मृक्ष कटकम। शूद्रक सु से आप रिलेट करिए कि सु का मतलब होता है, सु जूता होता है। तो सु में क्या होता है कि आप सु रख देते हैं तो उसमें मच्छर बैठने लगते हैं। सु से आप मच्छर बैठता है तो सु से शूद्रक की मृक्ष कटकम रचना है। हरिवंश राय बच्चन की तो मधुशाला प्रसिद्ध है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इसको अलग से करें। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं ये, तो मधुशाला जैसी रचना करते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, आंसू है कामायनी है, लेकिन आप कामायनी को जरूर ध्यान में रखें। देखिए गीत गोविंद जी की क्या है, जफरनामा। ये थोड़ा सा अलग शब्द है, आपको सिख पंजाबी भाषा का ये मिलेगा जोड़ इसमें, जफरनामा। नरेंद्र मोदी जी की भी एक पुस्तक है, आप देखिएगा ये थोड़ा सा हो सकता है कि करंट अफेयर से रिलेट कर दे, लेकिन ये पहली पुस्तक आई थी उनकी, पहले आज की बात नहीं है, 2-3 साल पहले आई थी ये। तो नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक कौन सी है, ज्योतिपुंज। देखिए एशिया का ज्योतिपुंज तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक आई थी ज्योतिपुंज, आपको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद की हो गई थी कौन सी, कामायनी हो गई। मृक्ष कटकम किसकी है, शूद्रक की हो गई। पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी हो गई।
उसके ऊपर चलेंगे तो आप कालिदास तो कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया, विक्रमो वर्षीयम हो गया, और एक और है ना, अरे मेघदूतम ऋतु संहारम। देखिए ये सारी चीज़ें जो है तो आपको ध्यान में रखना है। जफरनामा गीत गोविंद का है। नरेंद्र मोदी जो है तो नरेंद्र मोदी जी की कौन सी है, ज्योतिपुंज है। अटल बिहारी भी आए, दोनों प्रधानमंत्रियों के पुस्तकों को आप देखिएगा। देखिए अटल बिहारी पुस्तकें कौन सी है, मेरी 51 कविताएं, तो आप उनसे रिलेट करके बनाए हो उन्होंने, तो आपको याद रखना ही चाहिए। मेरा अविवाहित जीवन, वो विवाहित रहे थे। संसद के 3 दशक लिखे उन्होंने। मेरा अविवाहित जीवन लिखा, उनकी 51 कविताएं हैं। और कैदी कविराज की कुंडलियाँ, कैदी कविराज उन्होंने जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने भी जेल में गए थे, जेल काटा था उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने कैदी कविराज की कुंडलियाँ लिख डाली। महात्मा गांधी की बात करते हैं, देखिए तो हिंद स्वराज की बात करते हैं। महात्मा गांधी की कौन सी रचना है, हिंद स्वराज है। स्वामी दयानंद सरस्वती तो सत्यार्थ प्रकाशन है। आप बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक नहीं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, लेकिन आपको ये वाली ध्यान में रखना है, इग्नाइटेड माइंड्स। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का क्या नाम है, इग्नाइटेड माइंड्स। तो आप एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेट करिए कि बहुत माइंड वाले थे वो। तो जहाँ भी कोई आप माइंड पुस्तक देखते हैं तो उसको आप रिलेट करके अब्दुल कलाम जी से जोड़ के रखिएगा। आगे चल कर देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखा था क्या, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक भारत की खोज के पुस्तक के बारे में कौन लिखा था, जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज कौन लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। एपीजे अब्दुल कलाम जी, एक माइंड से रिलेट करिए कि इग्नाइट माइंड उन्होंने पुस्तक लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। ज्योतिपुंज नरेंद्र मोदी जी लिखा था। वहीं मेरी 51 कविताएं कौन लिखा था, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी लिखा था। कैदी कविराज की कुंडलियाँ उन्होंने लिखा था। संसद के 3 दशक उन्होंने लिखा था। और उनका खुद का अविवाहित जीवन। देखिए माफ़ करिएगा, कठपुतली के बारे में हमने देखते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे आगे चल करके इसमें क्या है। हमने एक पारिवारिक उत्सव के बारे में देखा था दोस्तों, ये एमपी टेट का है, कंप्लीट सिलेबस वाइज आपको देखना चाहिए और लोगों के साथ भी शेयर करें। कठपुतली के बारे में क्या कहा गया है कि कठपुतली कला एवं मनोरंजन के प्राचीन रूपों में से एक है। कठपुतली क्या है, कला के लिए। देखिए पहले, आज तो मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास मनोरंजन के लिए, लेकिन पुराने ज़माने की बात करेगा तो ये कठपुतली कला हो गई। इसी तरह से प्राचीन मनोरंजन किए जाते प्राचीन समय में। एक कलाकार द्वारा नियंत्रित की जाती थी ये कठपुतलियाँ, बनाई के जैसे लकड़ियों से बनाई जाती थी, उनमें होल करके बनाया जाता था, रस्सी लगा करके, तांगे लगा करके उंगलियों से चलाई जाती थी ये कठपुतली। कठपुतली का विचार तत्व जो है तो बड़ा मनोरम अनुभव देता था। जो उसकी कहानी प्रस्तुत की जाती थी कठपुतली के द्वारा, जो सामने अभिनय किया जाता था, रंगमंच पर नाटक दिखाया जाता था, उससे जो संक्षिप्त हमने बताया था आपको, कहानी से जो सार तत्व निकलता है, उससे बड़ा मनोरम अनुभव प्राप्त होता है। जबकि प्रदर्शन एवं बनाने में जो कम लागत के कारण और कलाकारों के बीच में क्या थी, अधिक लोकप्रिय, आसान सा चीज़ है ये। देखिए लकड़ियों से बना करके थोड़ा सा शरीर के त्वची रंगों में इसको रंग पेंट करके इसमें बहुत सारे आभूषण वगैरह पहना के उसे अच्छा बनाया जाता था, लेकिन कलाकारों के लिए लोकप्रिय थे क्योंकि ये सस्ते में मिलती थी, सस्ते में बन जाती थी। इसे मानव जाति का सबसे सरल आविष्कारों में से एक माना जाता है। मानव आविष्कारों में क्या है, सबसे सरल माना जाता है। कठपुतली का उद्गम स्थल की बात करें, वहीं कठपुतली का उद्गम कहाँ होता है, तो उद्गम स्थल है राजस्थान का उदयपुर। देखिए वहाँ भी आज का पहनावा वगैरह, वहाँ का ढंग जो है पहनाने का, रीति रिवाज, कल्चर आप देखिएगा, पागा वगैरह हो गया, कपड़े किस तरह से पहनते हैं, चूड़ियाँ किस तरह से पहनती है, नाकों नोच पर कैसे कैसे पहनते हैं, उस तरह से राजस्थान का जो पहनावा है वो कठपुतलियों से ही दर्शाता था। तो कठपुतलियों की लकड़ी जो किससे बनाई जाती थी, अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। बड़े मुश्किल में अरडू की लकड़ी मिलती है, बड़ी हल्की होती है। अरडू की लकड़ियों से कठपुतली बनाई जाती थी। मध्य प्रदेश में कठपुतली राजस्थान उत्तर प्रदेश से आई। मध्य प्रदेश देखिए पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है इसके पड़ोसी देश है। 5 पड़ोसी देश हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो ये उत्तर की ओर देखिएगा कि मतलब उत्तर प्रदेश है, और थोड़ा उत्तर से पश्चिम की ओर देखें तो राजस्थान है। तो ये कठपुतली कहाँ से आई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से आई मध्य प्रदेश में। कठपुतली की मुख्यतः 4 शैली होती है। एक तो दस्ताना पुतली हो गई,
धड़ पुतली हो गई, सूत्र संचालित पुतली हो गई, छाया पुतली हो गई। इनको याद रखना है दोस्तों। कठपुतली की मुख्यतः कितनी शैलियाँ हैं? 4 मुख्यतः शैलियाँ हैं। ये पूछ लेगा कि कठपुतली की शैली कितनी होती है, तो 4 मुख्यतः शैली होती हैं, बाकी होने के लिए और भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये क्या है, 4 मुख्य रूप से हैं। हम देखते हैं कि कठपुतली के जो पात्र थे, कुछ पात्र देखिए, अकबर हो गया, अनारकली हो गया, पुंगी वाला, घुड़सवारी हो गया, इस तरह से आपको दिखाया जाता है अकबर अनारकली के ज़्यादातर कहानी उसमें कठपुतलियों में। देखिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सूत्र कठपुतली के बारे में। अगर हम सूत्र कठपुतली की बात करें तो सूत्र कठपुतली जो है तो मैरियोनेट, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है कि सूत्र कठपुतली को मैरियोनेट भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रमुख स्थान है। देखिए इसका सूत्र कठपुतली का भारतीय संस्कृति, हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें 7, 8 या 9 इंच की जो छोटी लघु मूर्तियाँ होती हैं, शरीर के रंग जैसा इसको रंगने के बाद होंठ, आँख, नाक आदि की आकृतियाँ बनाई जाती है, बड़ी सुंदर लगती हैं इसमें। अब देखिएगा जाकर के कहीं आपको ये कठपुतलियाँ चलाते हुए देखेंगे, राजस्थान में ज़्यादातर, जयपुर वगैरह में मिल जाएंगे आपको, अजमेर वगैरह में। आभूषण सामग्री पहनाई जाती है इनको, और धागे लगे होते हैं जिसमें कलाकार नियंत्रित करता है। धागे लगे होते हैं, पीछे कपड़े पहने जाते हैं, उसमें उंगलियों से चलाते हैं और नचाते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए आपको दिखाएगा, ये बड़ा ही मनोरम। तो सूत्र कठपुतली की बात करें तो ये कहाँ है, भारतीय संस्कृति में इस तरह से 7-8 इंच, 8-9 इंच की मूर्तियाँ होती हैं। इस तरह से इसमें नाक और आँख सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, पहनाई जाती हैं। वहीं बात करते हैं कि कौन सी कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है। उड़ीसा में एक कुंधेई कठपुतली प्रसिद्ध है। कुंधेई कहाँ की कठपुतली है? अगर ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कुंधेई कठपुतली कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। गोम्पा एट्टा एक कठपुतली है दोस्तों, गोम्पा एट्टा, तो ये कर्नाटक में है। वहीं बोम्मा लट्टम, क्या है ये? बोम्मा लट्टम। देखिए आपको ब्लर मिल सकता है दोस्तों, लेकिन आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आप अपने हाथों से नोट्स बनाते रहिए सुनते हुए। ये गोम्मा एट्टा है, ये गोम्मा एट्टा कर्नाटक की प्रसिद्ध है, गोम्मा एट्टा कर्नाटक की है। और अब बोम्मा लट्टम कलपक्कम वगैरह आप देखिएगा कि जो परमाणु संयंत्र वगैरह है कलपक्कम के नाम से, तो तमिलनाडु में होता है। तो बोम्मा लट्टम कहाँ होगा? जैसे बोम्मा लट्टम आए तो आपको ध्यान में आना चाहिए कलपक्कम से कि तमिलनाडु में होगा। सबसे बड़ी भारत की ये होती है। ये बोम्मा लट्टम क्या है? भारत की सबसे बड़ी क्या है? बोम्मा लट्टम। कहाँ की है? तमिलनाडु की। गोम्मा एट्टा कर्नाटक की। कुंधेई कहाँ की है? उड़ीसा की। छाया कठपुतली के बारे में हम देखते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। किसके? बोम्मा लट्टम के, तमिलनाडु में है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण कौन कौन से होते हैं। पहला एक विनायक पूजा यानी गणेश जी की पूजा होती है, कोमली होती है, और एक दोस्तों जूम करके देखिएगा इसमें क्या है, आपको दिखाने के लिए करें दोस्तों। आपके समझ में आया हो तो आप देखिएगा, बताइएगा। ये लिखी हुई चीज़ें हैं, इसमें ऐसे ही इस तरह से आता रहता है। अनाथक्रम ऐसे मिलेगा आपको। और वहीं बात करते हैं इसको, तो ये पुष्यंकतम। देखिए आपको याद रखना है इसको। 4 इसमें ये देखना है कि बोम्मा लट्टम के 4 मुख्य चरण होते हैं। एक विनायक पूजा हो गया, और एक कोमली हो गई, और दूसरा जो है तो एक अनायक्रम हो गया, एक पुषेनकत्तम। तो ये चारों विनायक पूजा, कोमली, अनायक्रम, पुषेनकत्तम। और छाया कठपुतली की बात करते हैं दोस्तों। हमने गोम्पा एट्टा, बोम्मा लट्टम, अब छाया कठपुतली देखते हैं कि क्या है। ये चमड़े से बनती है। छाया कठपुतली की बात करते हैं तो ये कुंधेई कहाँ है? उड़ीसा में है। गोम्पा एट्टा कहाँ है? कर्नाटक में है। बोम्मा लट्टम कहाँ है? तमिलनाडु में है। छाया कठपुतली ये कहाँ? देखिए यह चमड़े से बनती है, दोनों तरफ के समतल आकृति होती है। देखिए चमड़े से बनती है, दोनों तरफ से समतल आकृति में होती है, सफ़ेद स्क्रीन में रखा जाता है और पीछे से प्रकाश। अब देखिए दीवार के सामने ऐसे इसको हाथों से चलाया जाता है, और पीछे से हाथों से चलाया जाएगा, और पीछे से लाइट दी जाएगी, तो दीवारों पे परछाई बनती है। दोनों तरफ से समतल होती है, तो बराबर दिखेगा, ऐसे बात करते हुए लगेगा। आप मूवी वगैरह में आप देखे होंगे कि इस तरह से अगर आपको बनाया जाता है कि यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही है, सामने से वो परछाई जो है तो उस पर बनती है। तो छाया कठपुतली जो है तो इसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है, और सफ़ेद स्क्रीन पे इसको दिखाया जाता है। तो तोगालू गोम्पा एट्टा जो हमने आपको बताया, तो छाया कठपुतली का एक ही भाग है।
ये कहाँ है? कर्नाटक में है। रावण छाया जो है तो उड़ीसा में है, हिरण की त्वचा से बनती है। देखिए रावण छाया, छाया कठपुतली होती है। एक तो गुम्मा एट्टा जो कर्नाटक वाली है और दूसरी है जो रावण छाया जो है ये उड़ीसा में हिरण की त्वचा से बनाई जाती है। चमड़ा की बात करें हम, चमड़े से बनती है छाया कठपुतली, तो ये हिरण की त्वचा से बनती है रावण छाया, जो कहाँ की है? उड़ीसा की है। वहीं गुम्पा एट्टा कहाँ की है? कर्नाटक की है। थोलू बेम्बलट्टा, देखिए नाम ऐसे मिलेंगे दोस्तों कि आप उत्तर भारत के हैं तो इसे याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोलू बेम्बलट्टा याद करना ही है आपको। गुम्पा एट्टा तो कर्नाटक का हो गया। अभी थोलू बेम्बलट्टा ये आंध्र प्रदेश में मिलती है और भक्ति में होती है। थोलू बेम्बलट्टा जो है आपको, ये आप अपने हाथों से नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको याद रहेगा। ये आंध्र प्रदेश की है क्या? ये थोलू बेम्बलट्टा। थोलू क्या है? थोलू बेम्बलट्टा ये कठपुतली है आंध्र प्रदेश की। ये भक्ति रूप में होती है। भक्ति रामायण हो गया, गीता हो गया, इसके बारे में वर्णन करते हुए बोलते हैं और कथा जो है तो उसमें दर्शाते हैं। हम दस्ताना कठपुतली के बारे में देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर या हाथ या भुजा पुतली भी कहते हैं। कर, हाथ, कर मतलब होता है हाथ, हाथ है ही, भुजा पुतली भी कहते हैं इसको। दस्ताना पुतली को 3-4 नामों से जानते हैं। यह यूपी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल, 2-3 जगह में प्रसिद्ध है। यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल में ये लोकप्रिय है। पावाकुथु केरल में प्रसिद्ध है। ये दस्ताना ही जो क्या है ये केरल में कौन सी प्रसिद्ध है? पावाकुथु। देखिए दस्ताना कठपुतली जो है तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर उड़ीसा में है, बंगाल में है और केरल में। तो केरल में कौन सी वाली प्रसिद्ध है? पावाकुथु ये दस्ताना कठपुतली है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दस्ताना कठपुतली कौन सी है, तो आपको ऊपर दे देगा कि तोगालू गुम्पा एट्टा, ये रावण छाया और फिर एक जो है तो पावाकुथु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अगर कि ये दस्ताना कठपुतली जो है तो पावाकुथु है तो आप लगा लेंगे, अगर नहीं पता है तो आप नहीं लगा सकते। देखिएगा छड़ी कठपुतली के बारे में देखते हैं दोस्तों। पूर्वी भारत में छड़ी कठपुतली है। इसमें पूर्वी भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इस तरह से देश है अपना, वो प्रदेश हैं अपने। यमपुरी छड़ी कठपुतली ये कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में। उत्तर भारत के है ये, उत्तर भारत पूर्वी भारत की बात करें। पुतुल नाच ये उड़ीसा, बंगाल, असम। देखिएगा ये भारत है, अगर ऐसे करके ऐसे तो यहाँ पे उड़ीसा, असम और ये बंगाल, यहाँ पर जो है तो इस तरह से क्या प्रसिद्ध है? पुतुल नाच। यमपुरी छड़ी कठपुतली में है। कठपुतली कहाँ है? बिहार में है। दोस्तों अगर ये आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आप इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा दोस्तों, ये आपकी बहुत काम का चीज़ है। ये वर्ग 3 का ये कंप्लीट इस तरह से सिलेबस वाइज कहीं नहीं मिल रहा है। हमने भी ढूंढा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन ये कहीं भी दूसरी जगह मिल नहीं रहा दोस्तों। ये बहुत सारी किताबों से कंटेंट ढूंढ करके ये खुद इकट्ठा किया जा रहा है दोस्तों आपके लिए। अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पारिवारिक उत्सव के बारे में देखा था, बहुत सारे हमने कंप्लीट 10-12 क्लास ले चुके हैं, उसको आप देखिएगा। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। अब अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप हमसे बताइए। वैसे नोट्स आप बनाते रहें तो सबसे अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उसके लिए फिर कुछ व्यवस्था की जाएगी। देखिए बिल्कुल फ्री है, पेड कोर्स नहीं है, पेड कोर्स की कोई बात नहीं कर रहा दोस्तों। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। आज यहीं तक रहेगा मित्रों। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा दोस्तों। आप भी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।